ओके, तो बेटे हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था? हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था, डिमांड का चैप्टर चल रहा था। और मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको लॉ ऑफ डिमांड मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया था आप लोगों को। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी गुड्स का प्राइस राइज करता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, या प्राइस अगर कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये इनवर्स रिलेशन की बात है। अब क्वेश्चन ये कहता है, ये क्वेश्चन अभी नया क्वेश्चन आज हम जो करेंगे, भैया इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, यानी कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, या आप ऐसे पूछ लीजिए व्हाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ गुड। बात एक कि इनवर्स रिलेशन क्यों होता है या डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है। ये क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के चांस होते हैं इस क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। जी, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, why the demand curve, why the demand curve is downward sloping, why the demand curve is downward sloping, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, why there is inverse relationship between inverse relationship between price and demand of a good, price and demand of a good, यानी कि किसी गुड्स के प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्यों होता है। बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटे, डिमांड का जो डाउनवर्ड होता है ना, वो भी प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन की ही बात कर रहा होता है, तभी वो डाउनवर्ड होता है। तो हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, लिखिए, ग्रेड कीजिए आंसर। वी नो दैट demand curve is downward sloping. We know that demand curve is downward sloping. Demand curve is downward sloping. Demand curve is downward sloping. That is showing the inverse relationship between. That is showing the inverse relationship between price and demand. डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि इनवर्स रिलेशन शो करता है प्राइस एंड डिमांड में, which has following reasons. और इसके रीजंस ये हैं, 4 रीजंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, which has following reasons. नंबर वन रीजन लिखिए, लॉ ऑफ डीएमयू। नंबर रीजन लिखिए बेटे, लॉ ऑफ डीएमयू, फर्स्ट रीजन का नाम है ये,
इसको मैं समझाऊंगा पहले आपको, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू, जिन्होंने मेरे साथ वो जो चैप्टर एक है यूटिलिटी एनालिसिस, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में नॉलेज होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि ये लॉ ऑफ डीएमयू क्या है और कैसे ये इनवर्स रिलेशन क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए मैं एक रफ स्लाइड के अंदर पहले लॉ ऑफ डीएमयू हल्का सा समझा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि लॉ ऑफ डीएमयू के कारण ये इनवर्स रिलेशन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक रफ स्लाइड लेते हैं हम लोग, एक हम रफ स्लाइड लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, जी एक रफ स्लाइड लेते हैं हम लोग। देखिए जरा, देखिए लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, पहले वो थोड़ा सा आपको बता दूं। अधिकतर बच्चों ने पढ़ा है, फिर भी काफी बच्चों को मैंने डायरेक्ट डिमांड करा रहा हूं, उन्होंने नहीं भी पढ़ा है। तो क्या होता है लॉ ऑफ डीएमयू? जैसे बेटे हम जब किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर गुड्स एप्पल को कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये एप्पल है। जब मैं एप्पल को कंज्यूम करूंगा तो ये यूनिट्स लिख रहा हूँ मैं एप्पल की, या अपॉन का निशान नहीं है, अपॉन समझो, अपॉन नहीं है, ठीक है ना, मैं एप्पल की यूनिट्स लिख रहा हूँ। तो मैंने एप्पल्स की 1 यूनिट कंज्यूम करी, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और एप्पल की हर एक्स्ट्रा यूनिट से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सब लोग ध्यान देना, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि मुझे हर एक्स्ट्रा एप्पल से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मैंने जब फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मुझे मान लीजिए फर्स्ट एप्पल से सेटिस्फेक्शन मिला, लेट एज्यूम 10। कितना मिला? 10। 10 यूटिल्स कहते हैं बच्चों, 10 यूटिल्स। मैं जानबूझ के वर्ड नहीं बोल रहा था। यूटिल्स इज द यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है पीछे यूटिलिटी वाला, उनके लिए बता रहा हूं, यूटिल्स इज द यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो मान लीजिए मुझे फर्स्ट एप्पल से कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 10 यूटिल्स। तो मैंने फिर सेकंड एप्पल खाया। जब मैं सेकंड एप्पल कंज्यूम करूंगा तो मुझे अब सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी फर्स्ट एप्पल खा चुका हूं। तो मेरी जो हंगर है वो पहले के कंपैरिजन में उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो चुकी है, तो थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मान लेते हैं 8 यूटिल्स मिला। फिर मैं थर्ड एप्पल कंज्यूम करता हूँ 6, फोर्थ एप्पल कंज्यूम करता हूँ 4, 2 एंड सो ऑन। तो यानी कि जैसे जैसे बच्चों में एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं, हर एक्स्ट्रा एप्पल से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है या मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या कर रही है? वो डिमिनिशिंग हो रही है। क्या कर रही है? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डी फॉर डिमिनिशिंग। कौन डिमिनिशिंग हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये बन जाता है लॉ ऑफ डीएमयू। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है? लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि अगर कोई बंदा किसी गुड्स को कंज्यूम करता है लगातार, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली जाती है बच्चों? कम होती चली जाती है। सबको समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए, जब कोई कंज्यूमर किसी गुड्स को लगातार कंज्यूम करता है तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली जाती है? कम। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबको समझ में आ गई वाली बात? जिसको नहीं भी पता था उसको भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि सर ये तो चलो समझ में आ गया, अब ये इनवर्स रिलेशन कैसे क्रिएट करवा रहा है और डिमांड कर्व को डाउनवर्ड कैसे करा रहा है ये भी बता दो। तो ये भी सुन लीजिए। एक और चीज थी जो मुझे आपको बतानी पड़ेगी, जो ऑलरेडी बच्चों ने पहले पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, कि जब कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करता है तो उसके कितने पैसे देने के लिए तैयार होता है। मैं एक बार हल्का सा आपको बता दूं, P इज द प्राइस, P इज द प्राइस, X इज द नेम ऑफ द गुड ही इज कंज्यूमिंग या परचेजिंग। तो प्राइस ऑफ गुड X, मान लीजिए एप्पल को मैंने X ले लिया, ठीक है ना, तो प्राइस, ये एप्पल का प्राइस हो गया, और ये MUX है, या MUX की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल। तो बंदा कितना कीमत देने के लिए रेडी होगा? जितनी उसको एप्पल से क्या मिल रही होगी? सेटिस्फेक्शन। इसको मान लीजिए हमने मनी को 1 मान लिया, मनी की पावर को कितना मान लिया? 1। मतलब कि यानी कि कोई भी बंदा कितनी कीमत देने के लिए तैयार होता है किसी भी गुड्स की? जितनी उसको उस गुड्स से क्या मिल रही होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। इससे ज्यादा वो कीमत नहीं देता। बेटे ये बात सबको समझ में आ गई? ये कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन की कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, कि कंज्यूमर कितना पैसा देने के लिए तैयार होता है बच्चों? जितनी उसको उस गुड्स से सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। तो चलिए, अगर ये कंडीशंस है तो कैसे लॉ ऑफ डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए, मान लेते हैं
लेट एज्यूम अदर कलर यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग क्वांटिटी, ठीक है, एप्पल की या एक्स की, यहाँ पर ले लेते हैं एप्पल का प्राइस, ठीक है बच्चों। लेट एज्यूम कि भैया एप्पल जो था 6 रुपीज का, कितना का था बेटे एप्पल, 6 रुपीज का, एप्पल का 6 रुपीज है। तो अगर एप्पल, ये देखो कंडीशन ये है बच्चों, कितना कंज्यूम करेगा वो इस, अगर एप्पल 6 है, एप्पल का प्राइस अगर 6 है, तो वो एमयूएक्स भी कितनी चाहेगा, 6 चाहेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है, एमयूएक्स भी कितनी चाहिए उसको, 6। तो 6 एमयूएक्स कहाँ मिल रही है, 3 यूनिट्स पे मिल रही है। मैं कलर चेंज करके समझा देता हूँ, कितने पे मिल रही है बेटे, देखो ये 6 यूनिट्स कितने में मिल रही है, 3 यूनिट्स। तो वो 6 यानी कि ये 6 कब मिलेगा उसको, जब वो कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा होगा, 3 यूनिट्स एप्पल की कंज्यूम कर रहा होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटे, मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, ये 3 आ गया, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट, ये लो, ठीक है। अब मान लो कि एप्पल का प्राइस बढ़कर 8 रुपए हो गया, एप्पल कितना हो गया बेटे, 8 रुपीज, ये लो जी 8 रुपए कर दिया मैंने प्राइस। अगर एप्पल का प्राइस बच्चों 8 हो गया, तो उसको एमयूएक्स भी कितनी चाहिए, एमयूएक्स भी 8 चाहिए भैया, क्योंकि ये कंडीशन ये कहती है कि एमयूएक्स और पीएक्स दोनों बराबर होने चाहिए, तभी कंज्यूमर कंजम्पशन करता है। तो एमयूएक्स भी 8 चाहिए, और एमयूएक्स 8 कितने पे आ रही है, देख लो जरा कितने पे आ रही है, 2 पे। तो यानी कि एमयूएक्स 8 कितने पे आ रही है, 2 यूनिट्स पे, ये लो जी। तो 2 यूनिट्स का मतलब है कि ये पीछे आ जाएगा यहाँ पर ये लो, ये लो, ये हो गया बी पॉइंट। इतने पे भी रोक दो तो डाउनवर्ड बन रहा है। लेकिन एक और तुम्हारी तसल्ली के लिए दिल की, मान लीजिए प्राइस 6 रुपए से कम होकर 4 रुपए हो गया, तो अगर प्राइस 4 हो गया तो एमईएक्स भी कितनी चाहिए, 4। तो एमईएक्स 4 कितने पे मिल रही है, 4 पे, एमईएक्स 4 यूनिट पे मिल रही है, तो ये 4 रुपए कीमत पे वो भी 4 मिल जाएगा, देख रहे हो। तो ये सी पॉइंट हो गया। इन तीनों को मिलाते हुए अगर मैं लाइन खींचूं तो डिमांड कर्व कैसा क्रिएट हो रहा है, डाउनवर्ड क्रिएट हो गया। कैसा क्रिएट हो गया, ये डाउनवर्ड क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब है ये जो डाउनवर्ड क्रिएट हो रहा है, इसके लिए ये लॉ ऑफ डीएमयू जिम्मेदार है, ये लॉ ऑफ डीएमयू जिम्मेदार है। अगर ये लॉ ऑफ डीएमयू ना होता तो डाउनवर्ड क्रिएट नहीं होता। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चे, एनीवन इफ हैज एनी डाउट ही और शी कैन आस्क मी नाउ। कोई भी, आंचल, अक्षित, भूमि, छवि, दर्शिका, दीपशिका, अदरवाइज क्लास में भी अपनी पूछना चाहेंगे, ऑफलाइन क्लासेस हैं कई बच्चों की आज, तो अगर क्लास में भी कोई पूछना चाहते हैं आज या कल में, तो भी अपने पॉइंट्स लिख के रख लेना कि सर एक बार क्लास में बता दो, जिनकी हो रही है ऑफलाइन क्लासेस, और जिनकी ऑनलाइन हो रही है वो तो अभी पूछ लीजिए, आई एम रेडी टू टेल अगेन इफ एनीवन हैज एनी डाउट। क्लियर है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटी। चलिए मैं इसको लैंग्वेज में ले लेता हूँ, और मैं इसको रफ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा, ये वाली चीज मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा याद भी रहेगी, ठीक है ना बेटे। चलिए मैं इसके लैंग्वेज में ले लेता हूँ, देखिए लैंग्वेज लिख लेते हैं। चलिए अब लैंग्वेज, दिस लॉ स्टेट्स दैट, पहले तो लॉ की स्टेटमेंट दे दो, दिस लॉ states that this law states that as a consumer increases the consumption of increases the consumption of more units of a good, more units of a good, comma mu, mu बोले तो marginal utility, from each additional unit, from each additional unit, from each additional unit gets decline, each additional unit gets decline। कि ये तो हमने लॉ लिख दिया कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाता है उसकी मोर यूनिट्स को, तो हर एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। अब वो जरा वो कंडीशन वाली बात भी लिख दें, आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है ना। वी नो दैट consumer is ready to give
the price of a good, ready to give the price of a good, which is equals to its mu, that is its mu, that is नीचे लिख लेना px is equal to mux। मैंने क्या लिखा है कि भैया हमें पता है कि कंज्यूमर कितना प्राइस देने के लिए रेडी होता है, जितना उसको उस गुड्स से mu मिल रही होती है। ये भी बात कंफर्म है। तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, भेज दूंगा किसी को समझ में ना आए तो कुछ, ठीक है। mux के बराबर वो देने के लिए तैयार हो जाता है प्राइस। अब लिखिए, आगे लिखिए, if the price falls, मान लेते हैं if the price falls, then अगर प्राइस मान लीजिए कम होता है, बच्चों सब लोग ध्यान देना, अगर प्राइस कम होता है तो उसको mux भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो px mux के बराबर करता है। तो अगर mux कम कैसे होगी, किसी गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि जब हम कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो mux कम होती है, और अगर px कम हो रही है तो भैया जो कंज्यूमर है वो mux को भी कम करेगा, px के बराबर लाएगा, और mux को कम करने के लिए उसको कंजम्पशन ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि प्राइस कम करते ही कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा ताकि mux कम हो जाए, जिस कारण इनवर्स रिलेशन क्रिएट हो गया, इनवर्स रिलेशन क्रिएट हो गया। समझ में आई बात बेटे? देखिए, इफ द प्राइस फॉल्स देन, if the price falls then mux मत लिखो, ऐसे लिखो, if the price falls then consumer wants to reduce mux, क्योंकि mux भी कम करेगा, वो कम कीमत के लिए कम ही mux होगा ना, mux which is possible by consuming more units of a good, and vice versa। समझ में आ रहे बेटे कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, खुदा ना खास्ता प्राइस बढ़ गया, तो mux को बढ़ाना पड़ेगा। तो mux कैसे बढ़ेगा? कंजम्पशन कम करके, कंजम्पशन कम, तो इनवर्स रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। सो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price and demand creates तो इस तरीके से प्राइस एंड गुड्स के डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन क्रिएट हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू। क्लियर हो गया सबको बेटे? ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट था। तो ये फर्स्ट रीजन था, इसके टोटल 4 रीजन है इनवर्स रिलेशन के, और चारों रीजन एक साथ काम करते हैं तो इनवर्स रिलेशन क्रिएट होता है। इट इज वन ऑफ द मेन रीजन। हायर क्लास में जाएंगे तो इसके ऊपर तो पूरे चैप्टर बन जाते हैं इसी रीजन के ऊपर, कहानियां पता नहीं स्प्लिट भी कर देते हैं फैक्टर्स, छोड़ो उसको। दूसरे रीजन पे आते हैं, किस पे आते हैं बेटे आप? दूसरा रीजन है आपका, राइट डाउन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिख लो आप, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इट इज द सेकंड रीजन जिस कारण लॉ ऑफ डिमांड का डाउनवर्ड हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब भी मैं लिखता हूं ना और मैं रीजन बताने की कोशिश करता हूं तो जनरली मेरे को बच्चों का रिस्पांस क्या आता है कि सर इसका मतलब तो होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज होने से जो इफेक्ट पड़ता है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऐसा बच्चा मुझे बोलता है, लेकिन बेटे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं आपको बेसिक रीजन बता देता हूं क्यों नहीं होगा। हम लोग इनवर्स रिलेशन पढ़ रहे हैं, प्राइस एंड डिमांड में उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो अदर फैक्टर्स को क्या मान के रखा होगा हम लोगों ने?
कांस्टेंट। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस तो अदर फैक्टर्स में चले गए, तो वो कैसे चेंज हो जाएंगे? और अगर वो चेंज नहीं होंगे तो फिर ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है क्या? वो तो चेंज नहीं हो रहे ना भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि वो हो नहीं सकते। हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर? हम पढ़ रहे हैं प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है हमारे गुड्स के प्राइस के कारण। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस तो अदर फैक्टर्स माने जाते हैं, तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो ये बात तो हमारे को समझ में आ गई कि भैया ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज होने वाली कहानी नहीं, ये कुछ और कहानी है। और ये कुछ और कहानी क्या है और कैसे इनवर्स रिलेशन को में इनवर्स रिलेशन क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट कर रही है, वो जरा मैं फिर से एक बार आपको रफली स्लाइड पे समझा। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। जी ये रफली स्लाइड में देखिए, मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक फिर से एक डिमांड कर्व बना रहा हूँ। ये लो जी, एक मैंने डिमांड कर्व बना दिया, किसका? यहाँ पर मैंने ली Q फॉर क्वांटिटी, Q फॉर क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, क्वांटिटी ऑफ पेप्सी। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? P, P ऑफ प्राइस ऑफ पेप्सी, यानी कि पेप्सी का ही प्राइस और पेप्सी ही क्वांटिटी, यानी कि मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स का पंगा नहीं लिया। ठीक है ना? अब मान के चलते हैं कि भैया एक पेप्सी है मार्केट में, लेट अज्यूम पेप्सी के प्राइस, पेप्सी के प्राइस PX, और ये पेप्सी की क्वांटिटी। मान लेते हैं पेप्सी की एक छोटी बोतल 10 रुपीज की आती है, और यहाँ पर पेप्सी के प्राइस अलग से मार्केट की बात कर रहा हूँ, और ये कोक के प्राइस। मैं कोक के प्राइस चेंज नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ, तो तुम कहोगे सर आप तो लिखने लग गए, मैं चेंज नहीं करूंगा। ठीक है ना? पेप्सी के प्राइस 10 रुपए, जैसे मैंने यहाँ भी दिखाया और यहाँ भी दिखा देता हूँ। 10 रुपए के ऊपर मान लीजिए एक पर्टिकुलर मार्केट में पेप्सी की 100 बॉटल्स की डिमांड आती है पर डे। ठीक है बेटे? अब और कोक की भी छोटी बोतल कितने की है? 10 रुपए की। अब मान लीजिए पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, पेप्सी इसकी 100 रुपीज यूनिट की डिमांड आ रही है, टेबल में यहाँ शो कर रहा है। ठीक है ना? पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, ये लो जी, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। क्या मैंने कोक के प्राइस चेंज किए? सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस तो चेंज नहीं किए, मैंने तो अपने गुड्स के प्राइस बढ़ाए हैं। ये लीजिए 12 रुपए। लेकिन अगर हम इसको सब्सिट्यूट गुड्स से कंपेयर करें, जो कि मार्केट में लोग करेंगे, हमारे गुड्स के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो लोग सब्सिट्यूट गुड्स से तो कंपेयर करेंगे, जबकि सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज नहीं हुए हैं। तो जैसे ही हमारी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारी गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स के कंपैरिजन में कॉस्टली नजर आने लगती है। क्या नजर आने लगती है? तो जिस कारण कुछ कंज्यूमर मूव कर जाएंगे कोक में। अब कोक के कितनी डिमांड बढ़ेगी हमें उससे मतलब, लेकिन हमारी डिमांड की ऐसी तैसी हो जाएगी थोड़ी। तो मान लीजिए कुछ कंज्यूमर मूव कर गए तो कुछ डिमांड हमारी कम हो गई। तो क्या ये सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस के कारण हो रहा है? नहीं, ये हमारे कारण हो रहा है, हमारे गुड्स के प्राइस के कारण। क्योंकि सब्सिट्यूट गुड्स के कंपैरिजन में हमारी गुड्स कैसे नजर आने लग गई है? सस्ती। या फिर अगर मान लीजिए मैं अपने ही गुड्स के प्राइस कम करके मैं 8 रुपए कर दूं, उसके अभी भी 10 ही है, तो हमारी गुड्स सस्ती नजर आने लगेगी। तो उसके कुछ क्लाइंट्स हमारे पास मूव कर देंगे, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। मान लीजिए मैं इसको 8 कर दूं तो कुछ क्लाइंट्स उसके हमारे पास आ जाएंगे, मान लीजिए 20 क्लाइंट आ जाएंगे, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस दोनों ही एग्जांपल्स के अंदर, चाहे मैंने अपनी गुड्स के प्राइस बढ़ाए या मैंने गुड्स के प्राइस कम किए, मैंने सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइसों को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी सब्सिट्यूट गुड्स का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? इसको हम कहते हैं बेटे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये है सब्सटीट्यूशन, जिसमें कि हमारी गुड्स के प्राइस चेंज होने से हमारी गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपैरिजन में या तो महंगी नजर आने लगती है या सस्ती नजर आने लगती है, जिस कारण कंज्यूमर उसकी डिमांड चेंज कर देता है, और इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। और ये देखिए इनवर्स रिलेशन क्रिएट कर देता है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए लैंग्वेज लिखते हैं। देखिए, इट इज दैट सिचुएशन, it is that situation when demand of a good changes, due to change in its price, due to change in its price, as अब रीजन लिखेंगे, as
द गुड एज द गुड लुक्स एज द गुड एज द गुड्स लुक चीपर और डियरर चीपर और डियरर चीपर मतलब सस्ता और डियरर मतलब महंगा एज द गुड्स लुक चीपर और डियरर देन THAN वाला देन लगाना देन इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स देन इट्स सब्स्टिट्यूट क्योंकि वो अपनी सब्स्टिट्यूट प्राइस के चेंज होने से वो अपनी सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपैरिजन में सस्ती या महंगी नजर आने लग गई है जिस कारण हमने उसकी डिमांड चेंज कर दी इसको क्या बोल रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस बात को मैं एक हल्का सा फ्लो चार्ट बना के और एक छोटे से एग्जांपल से भी बताना चाहूंगा वो भी बनाना देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं आपको लिखना भी है कॉपी में आपको ठीक है ना ताकि आपको याद रहे ये लैंग्वेज कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है देखिए कुछ ऐसे समझिए देखिए जैसे यहां पर स्टार्टिंग में हुआ क्या प्राइस चेंज हुए प्राइस चेंजेस क्या हुआ बेटे प्राइस हाँ जी हुआ क्या बेटे प्राइस चेंज हो गया प्राइस चेंजेस पहले मेरे को बनाने देना फिर बनाते रहना प्राइस चेंजेस हो गए प्राइस चेंज हुए प्राइस चेंज होने के बाद क्या हुआ प्राइस चेंज होने के बाद जो हमारी गुड्स थी वो सस्ती या महंगी नजर आने लग गई अगर प्राइस कम हुए होंगे तो सस्ती नजर आने लग गई प्राइस बड़े होंगे तो वो महंगी नजर आने लग गई तो यहां पे लिखेंगे गुड लुक्स द गुड लुक्स क्या चीपर स्लैश डियरर डियरर मतलब महंगा चीपर स्लैश डियरर देन सब्स्टिट्यूट देन सब्स्टिट्यूट गुड तो गुड्स अपनी सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपैरिजन में कैसी नजर आने लग गई बेटे चीपर या डियरर जिस कारण कंज्यूमर क्या करेगा उसकी डिमांड में चेंज कर देगा चेंज इन डिमांड जिस कारण चेंज इन डिमांड चेंज तो डिमांड चेंज क्यों हुई है बेटे दिख रहा है सबको डिमांड चेंज क्यों हुई है डिमांड चेंज हुई है इसके कारण ये रीजन क्योंकि हमारे गुड्स के प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होती है लेकिन वो उसका रीजन क्या आ रहा है क्योंकि हमारी गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपैरिजन में सस्ती या महंगी नजर आने लगे फॉर एग्जांपल ये बना लेना बेटे आप लोग ठीक है मैं नीचे हल्का सा लिख देता हूँ फॉर इंस्टेंस यहाँ पर लिख लीजिए देखो बेटे फॉर इंस्टेंस ये बनाने के लिए स्पेस छोड़ देना ना बाद में स्पेस छोड़ देना बाद में बना लेना चाहते हो फॉर इंस्टेंस कॉमा इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी जो मैं समझा रहा था इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स देन इट लुक्स प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स देन इट लुक्स कैसा नजर आएगा बेटे ये cheaper then it looks cheaper than coke cheaper लिख रहा हूं then coke comma it results rise in demand for Pepsi it results rise in demand for Pepsi और वाइस वर्सा भी हो सकता है लिखना चाहो तो मैं नहीं लिख समझ में आगे बेटे आप लोगों को क्या काम हो रहा है ये बना लीजिए दो रीजन और है ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन वो इस टाइम में हो नहीं पाएंगे जो टाइम नीचे मेंशन है ठीक है तो क्लास हम रिजॉइन करेंगे वही 5-10 मिनट के लिए रिजॉइन करेंगे ताकि ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करें और मुझे क्लास पहले शुरू होने से पहले ही पता था कि एक क्लास में यही क्वेश्चन हो पाएगा काफी हैवी क्वेश्चन था देख लीजिए इसको फटाफट से फिर क्लास रिजॉइन करा के वो कर लेंगे चलिए मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ बेटे ठीक है आप लोग रिजॉइन कर लेना सेम आईडी एंड पासवर्ड से ओके